नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपेश माथुर और आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात होगी क्या यूपी में त्रिकोणीय टक्कर होने वाली है 2022 में। यूपी में 2022 की जंग का सियासी रंग बदलता जा रहा है लगातार। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के साथ अब कांग्रेस भी रेस में आती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का यह दावा है कि प्रियंका गांधी ने यूपी में कांग्रेस को नई पहचान दिलाई है, कांग्रेस में जान फूंकी है और जमीनी स्तर पर लोग कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। इस बयान का मतलब यह है कि चुनावों में कांग्रेस रेस में आ गई है, लेकिन मायावती चुनाव का वो पहलू है, सब जानते हैं, जो चुपके चुपके जमीनी स्तर पर खेल कर देती हैं। तो 2022 की जंग में अभी तक तो केवल योगी और अखिलेश यादव ही नजर आ रहे थे, लेकिन अब प्रियंका गांधी ने भी रेस में एंट्री ले ली है। तो क्या यूपी में अब मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है, और अगर हो चुका है तो तीसरी पार्टी कौन सी होगी जो योगी और अखिलेश यादव को सामने से टक्कर देने वाली है, कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी? तो इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन बहस से पहले यह भी जान लीजिए कि आज कौन कहां पर सियासी दौरे करने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ आज मेरठ जा रहे हैं। मेरठ का दौरा रहेगा जहां वो पैरालंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। तो अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर में कश्यप महासम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। तो वहीं आज कासगंज में प्रियंका गांधी को पुलिस हिरासत में मारे गए अल्ताफ के परिवार से मिलने जाना था, लेकिन अब उनके दौरे में बदलाव आ गया है। उनकी जगह सलमान खुर्शीद कासगंज जाएंगे। कल से अमित शाह यूपी के 2 दिन के दौरे पर जाने वाले हैं और 16 से 19 के बाद 20 से 22 नवंबर तक पीएम मोदी यूपी में ही रहेंगे। ताबड़तोड़ दौरे उनके रहेंगे। तो कुल मिलाकर जंग काफी तेज हो चुकी है, लेकिन रेस में कौन कौन है यह दिलचस्प हो गया है। डिबेट को आगे बढ़ाएंगे हम। उससे पहले दिग्विजय सिंह का वो बयान आप सुन लीजिए जिसमें उन्होंने प्रियंका गांधी को यूपी में नई पहचान दिलाने का श्रेय दिया है। कि प्रियंका जी ने जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा माहौल तैयार किया है और जिस प्रकार से उन्होंने सड़क पर आकर, चाहे लखीमपुर केरी का मसला हो, चाहे हाथरस का मसला हो, चाहे आगरा का मसला हो, चाहे किसान और मजदूर और व्यापारियों का मसला हो, एक नई टीम उन्होंने कांग्रेस की पूरे उत्तर प्रदेश में खड़ी कर दी है। और जहां लोग कांग्रेस के बारे में कोई बात नहीं करता था, पिछले 3-4 महीने की उनकी मेहनत से आज लोग बाग कांग्रेस की बात करने लगे हैं उत्तर प्रदेश में। तो आज का बड़ा सवाल यही है, महत्वपूर्ण सवाल, क्या उत्तर प्रदेश में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, और अगर तीसरी पार्टी है तो वो कौन सी होगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं और मेरे 2 सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी स्पोक्स पर्सन राजेश चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन अमरनाथ अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन विजय राठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बीएसपी लीडर फैजान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मानस श्रीवास्तव लखनऊ से और मेरे सहयोगी राजीव रंजन रायबरेली से मेरे साथ मौजूद हैं। तो राजीव, सीधा सवाल यह है, आप उत्तर प्रदेश की स्थिति बेहतर बता पाएंगे क्योंकि आप जगह जगह माहौल क्या है कर रहे हैं। तो क्या वाकई में मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, और त्रिकोणीय है तो फिर तीसरी पार्टी कौन सी होगी, बीएसपी या फिर कांग्रेस? देखिए, मेरी समझ से मुकाबला त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय की अभी फिलहाल जमीन पर उस तरह से कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन मैं ये जरूर आपको बताऊंगा। देखिए, जब आप इलेक्शंस की बात करते हैं तो पुराने इलेक्शंस या हालिया इलेक्शंस को ध्यान में जरूर रखते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने 2017 में तकरीबन 20% के वोट पाया था और कांग्रेस पार्टी ने 7। दोनों के बीच में 3 गुने का अंतर था। 9 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास थी, 19 सीटें विधानसभा में बीएसपी के पास थी। अब बीएसपी के 11 से ज्यादा विधायक बीएसपी का साथ छोड़ चुके हैं। तो एक तरह से मौजूदा हाल में विधानसभा में बसपा और कांग्रेस की स्थिति एक जैसी है। अगर आप जमीन पर देखने जाएं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वोट बैंक के लिहाज से बीएसपी कांग्रेस पार्टी से कहीं बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। दरअसल जब से 1989 के बाद
उत्तर भारत में जातिगत राजनीति का और पिछड़े अगड़े की राजनीति की जब से शुरुआत हुई, जब से खास करके उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का जैसे जैसे उत्थान हुआ, वैसे वैसे कांग्रेस का पतन हुआ। कांग्रेस इन्हीं का हाथ पकड़ करके केंद्र में अपनी सरकार चलाती रही और जब जरूरत पड़ी तो इन बड़ी पार्टियों को यहाँ उत्तर प्रदेश में साथ देती रही। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि पीछे के 3 इलेक्शन या 5 इलेक्शन कांग्रेस के जैसे थे, वैसे इलेक्शन जमीन पर इस बार दिखाई नहीं देते हैं। इस बार प्रियंका गांधी एक जमीन पर उतरने वाली विपक्ष की सबसे सक्रिय नेता, सबसे सक्रिय चेहरा है। उत्तर प्रदेश के किसी कोने में सरकार के खिलाफ या कोई ऐसी घटना घटी है तो प्रियंका गांधी वहां पीड़ित के यहाँ पहुंची हैं। ये बात अलग है कि चुनावी नतीजा क्या होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी जैसा दिग्विजय सिंह कह रहे थे, मैं इस बात से, वो पार्टी के हैं अलग बात है, लेकिन मैं लोगों के बीच में घूमता रहता हूं। अब बिल्कुल आपको एक कस्बे में, एक गांव में, एक शहर में अगर आप 15-20 लोगों से बात करेंगी तो कांग्रेस पार्टी का नाम लेने वाले लोग अब हैं और लेते हैं, और एक विकल्प के तौर पर। लेकिन बात वही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी इन दोनों पार्टियों से मौजूदा राजनीति में कहीं ज़्यादा आगे है। और पीछे के चुनाव अगर आप देखेंगी, देश में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं वो बिल्कुल दो तरफा आमने सामने की टक्कर में हो रहे हैं। तीसरी शक्ति वहाँ गायब हो जाती है। बंगाल में आपने देखा 1 सीट कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी को नहीं मिली। आपने बिहार में देखा क्या हाल हुआ चिराग पासवान का। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि ये कहना कि त्रिकोणीय संघर्ष होगा, लेकिन इतना जरूर है कि शहरी इलाकों में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बेहतर होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2017 से कांग्रेस पार्टी की सीटों में इजाफा होगा। चलिए राजीव, क्योंकि बेहतर बता पाएंगे, वो जमीनी हालात जानते हैं, तो कांग्रेस के लिए कह रहे हैं कि 2017 के मुकाबले 2022 में फायदा होगा। शहरी इलाकों में वहां पर कांग्रेस को लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले के लिए अभी थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा। मानस श्रीवास्तव, मैं आपके पास आ रही हूं। मैं जरा, क्योंकि आज बड़े नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे हैं, मैं चाह रही हूं कि इस पे थोड़ा सा डिटेल में बताइए। आज योगी आदित्यनाथ का भी दौरा है, अखिलेश यादव का भी है, प्रियंका गांधी का भी है। देखिए, दौरे हर रोज नेताओं के अलग अलग इलाकों में हो रहे हैं, लेकिन आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा खास है क्योंकि आज अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर वो जिला है जहां से कह सकते हैं कि जिसमें जहां दंगा होने के बाद और खासतौर से कैराना में पलायन, ये 2 ऐसे मुद्दे थे जिसने अखिलेश यादव की सरकार को बहुत डैमेज किया। और उसका नुकसान ये हुआ कि वहां पर उन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को भारी बढ़त मिली और बड़े लंबे अरसे के बाद मुजफ्फरनगर जा रहे हैं और वहां पर एक कश्यप सम्मेलन है। देखिए, अखिलेश यादव पिछले कुछ दिनों से अगर आप देख रहे हैं तो छोटी छोटी जातियों को जोड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो कश्यप सम्मेलन आज कर रहे हैं। इसके साथ साथ वहां पर मुस्लिमों को भी उसमें आमंत्रित किया गया है। तो एक गठजोड़ की कोशिश है कि पिछड़ी, दलित, पिछड़ा और जो मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन है उत्तर प्रदेश में वोट बैंक का, वो बहुत सक्सेसफुल रहा है और समाजवादी पार्टी उसी की राजनीति करती रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी आज मेरठ में, और वो लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है कि किसान आंदोलन का जो भी दुष्प्रभाव है वो उसका ज्यादा इम्पैक्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अभी कल भी वो मथुरा में थे, इससे पहले भी लगातार आप देख रहे हैं कि वो दौरे कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में। आज वो मेरठ में है। प्रियंका गांधी, क्योंकि जहां कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का जहां भी मसला आ रहा है, चाहे वो किसानों की लखीमपुर की घटना हो या फिर आगरा में कस्टडी में मौत का मामला हो या कासगंज में आप देख रहे हैं, तो प्रियंका गांधी हर उस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है जिसमें वो किसी भी सूरत में घेर सके योगी सरकार को। और प्रियंका गांधी की खासतौर से कोशिश ये है उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई किस्म से एक तरीके से वो कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल कौन है, बीजेपी से लड़ने की ताकत किसमें है। एक इस तरह की होड़ चल रही है उत्तर प्रदेश में। 325 विधायकों के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ चट्टान की तरह खड़ी है, तो जो विकल्प तलाश रहे हैं, जो मतदाता जो परेशान है शायद भारतीय जनता पार्टी से, चाहे महंगाई से या तेल की बढ़ती कीमतों से या दूसरे तमाम मुद्दे हैं, तो उनके पास विकल्प क्या है। तो विकल्प के तौर पर प्रियंका गांधी खुद को पेश करने की और कांग्रेस को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए वो तमाम मुद्दों पर आप देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी और सपा से पहले वो मुखर हो जाती है छोटे छोटे मसलों पे। कल भी जब योगी आदित्यनाथ जब मथुरा जा रहे थे तो उन्होंने ट्वीट कर दिया गौशालाओं को लेकर के। तो वो तरीके से कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में अपने आप को सबसे मजबूत पक्ष के तौर पर पेश करने की। हालांकि ओवैसी भी काम कर रहे हैं,
एक आम आदमी पार्टी जिसको हम लोग इग्नोर अभी उतना शायद नहीं समझ पा रहे, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग भी लगातार यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में काम कर रहे हैं। कुछ उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया कि कितनी सीटें उनको विधानसभा में जीत के आनी है। तो लगातार देखिए सियासी दौरे चल रहे हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे कि अमित शाह भी पूर्वांचल को मथने जा रहे हैं। वो अखिलेश यादव के गढ़ में हुंकार भरेंगे, उसके बाद बनारस जाएंगे। नरेंद्र मोदी के लगातार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम लगे हुए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। पूरा पूर्वांचल को साधने की एक तरीके से कोशिश की जा रही है। बहुत सियासत हो रही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे। प्रधानमंत्री आने वाले, उसके बाद वो 3 दिन तक लखनऊ में भी रहेंगे। अगले महीने फिर आएंगे, बनारस आएंगे, वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। तो देखिए दौरे लगातार लगे हुए हैं। कश्मकश जारी है कि कौन सबसे मजबूत दल के तौर पर खड़ा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी कह रही कि वो पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ देगी, लेकिन सवाल इस बात का है कि सबसे मजबूत विपक्ष कौन है, उसको लेकर के कश्मकश जरूर है समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस के बीच में। ठीक है मानस, आप हमारे साथ बने रहे। देखिए दौरे सोच समझ कर किए जा रहे हैं। अमरनाथ जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ चर्चा की। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में आप एसपी को रिप्लेस कर पाएंगे? क्योंकि हाल ही में जो राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें बिहार है, बंगाल है, दिल्ली है, पश्चिम बंगाल को छोड़ दिया जाए, वहां आपको फायदा हुआ है नो डाउट। वहां आप विपक्षी पार्टी जो मुख्य मुकाबला था उसमें रिप्लेस नहीं कर पाए। क्या उत्तर प्रदेश में ये नजर आता है आपको? देखिए विनेश जी, बात एसपी को रिप्लेस करने की नहीं, बात है भारतीय जनता पार्टी को हम रिप्लेस कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में सक्रिय है और उन्होंने संगठन में एक नई जान फूंकी है। एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर आज है। और जो हमारे आपने देखा बनारस और गोरखपुर में जिस तरीके से रैली में जनता की सीधी भागीदारी हुई, वो बहुत ही उत्साहवर्धक है। और जनता जिस तरीके से 2017 में भाजपा के किए गए वादों पे अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जिस तरीके से महिलाओं पे अपराध, अत्याचार हो रहा है, जो भी आंदोलन हो रहा है उसको कुचला जा रहा है। आज योगी जी टोप पे और बुलडोजर पे बैठकर वोट मांगने को मजबूर हो गए। तो जनता के, आप कोरोना काल में सरकार कहीं नहीं, पुलिस अभिरक्षा में सबसे ज्यादा हत्याएं उत्तर प्रदेश में हो रही है, रोज हो रही है। पुलिस वाले पीटे जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है। क्या है, क्या कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। आप देखिए लगातार प्रियंका गांधी सोनभद्र से गिरफ्तार हुई, वहां पे फिर लखीमपुर 2 बार गई। किसान कुचले जा रहे हैं और उनके जिन्होंने कुचला है उनको सरकार बचाते हुए दिख रही है। किसान आंदोलन है, पश्चिम उत्तर प्रदेश पूरा किसान आंदोलनरत है, उसको बताया जाता है आतंकवादी है। तो आप इसी तरीके से चलते चले। गोरखपुर में व्यापारी को होटल के कमरे से निकाल के पुलिस द्वारा मार दिया जाता है। तो हर अंचल में, हर जोन में अब भारतीय जनता पार्टी की कलाई खुल चुकी है। महिला उत्पीड़न में ये नंबर 1 है। एनसीआरबी के आंकड़े इन्हीं सरकार द्वारा दिए जाते हैं, उसमें नंबर 1 हत्या, अपराध, बलात्कार। आज सरकार की स्थिति है कोई काम गिराने के लिए नहीं, सिर्फ रोज हर अखबार में 4-4 पत्र का प्रचार दे रहे हैं जनता की बड़ी कमाई का। इस तरीके से सरकार दुरुपयोग कर, वो सब जनता देख रही है। पेट्रोल डीजल के मूल्य, युवा, व्यापारी, आम महंगाई, सब चीज से आदमी परेशान। आप देखिए पेट्रोल के दाम कहां से कम थे। एक जरा सा झटका दिया है उपचुनाव में जनता ने, तो 10 रुपए 5 रुपए कम हो गए। अब यहाँ तो एक माहौल बन गया है, लोग आपस में बात कर रहे हैं, बड़ा झटका तो 50, इनको 50 में ले आओ, भाजपा को 50 में ले आओ, 50 रुपए पेट्रोल पाओ। अब ये स्लोगन बन गया उत्तर प्रदेश। तो आप ये कह रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रिप्लेस करना चाहते हैं? जी, हम बीजेपी को। राजेश चौधरी जी जवाब दीजिए, कांग्रेस का मकसद बीजेपी को रिप्लेस करना है? देखिए कांग्रेस का हाल है शून्य में आप जो भी जोड़ेंगे शून्य ही आएगा उसका रिजल्ट। कांग्रेस आज कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर स्टैंड नहीं करती है। पहले भी 2017 में नारा दिया था, आप सुनिए ना, मैंने आपको बहुत धैर्यपूर्वक सुना है, मेरा जवाब सुनिए। पूरा भाषण आपका सुन रहा था, आपका जो तथाकथित भाषण में पूरा सुन रहा था। मुझे सुनिए ना, मान्यवर ध्यानपूर्वक सुनिए। 2017 में भी आपने नारा दिया था यूपी के 2 लोटे, और राहुल गांधी जाकर के साइकिल के कैरियर से लटक गए थे यूपी के अंदर। परिणाम क्या आया? शून्य। तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं है। प्रियंका गांधी जा रही है, बहुत अच्छा है, जाना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल की जो कार्यकर्ता होता है उनको जाना ही चाहिए। प्रियंका वाड्रा को राजस्थान नजर नहीं आता है। अभी आप पेट्रोल और डीजल के मूल्य की बात कर रहे थे,
तो मुझे बताइए राजेश जी, दिग्विजय सिंह ने कहा है कि प्रियंका ने कांग्रेस को यूपी में मजबूत किया है और उसके कई रीजन हैं, चाहे वो हाथरस कांड हो, लखीमपुर खीरी कांड हो, आगरा जाना हो, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था हो, किसानों का मुद्दा हो, पुरजोर तरीके से उन्होंने उठाया है। एक मिनट रुकिए, उनको बोलने दीजिए, मैं आ रही हूँ सर आपके पास। अमरनाथ जी वेट कीजिए। मुझे बोलने दीजिए। हाँ बोलिए राजेश जी बोलिए। जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश से 20 रुपए महंगा पेट्रोल राजस्थान में मिल रहा है, आप वहां मंदा नहीं करते, क्यों सस्ता नहीं करते? वहां पर आपको यूपी में नजर आएगा और जहां कांग्रेस शासित राज्य है वहां नजर नहीं आएगा। और रही बात दिग्विजय सिंह की, दिग्विजय सिंह तो अपने बुढ़ापा काट रहे हैं, क्या करेंगे वो आजमगढ़ के अंदर जाकर के आतंकवादियों के यहाँ भोजन करने का काम करते हैं। दिग्विजय सिंह की क्या बात करें? कांग्रेस कहीं शून्य पे है, शून्य में कुछ भी जोड़ दीजिए, कुछ भी घटा दीजिए, वही आना है। पहले आपने राहुल गांधी को भेजा था, उनको फ्लॉप करके उत्तर प्रदेश की जनता ने भेजा। इस बार प्रियंका वाड्रा को आपने भेजा है, उनको भी जनता आईना दिखा देगी, आप चिंता मत करिए। आज यूथ आइकॉन बन गए योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी के पीछे पूरा उत्तर प्रदेश खड़ा हुआ है, वो स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक है। कोरोना काल हो, विकास के जो एक किरण उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर जगाई है, लॉ एंड ऑर्डर। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, आप देखिए उस समय जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर होती थी, रात में घर से निकलने में डर लगता था। आज किसी व्यक्ति को, किसी महिला को आप रात के 12 बजे घर से बाहर भेज दीजिए, आज किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई वहां कानून व्यवस्था की स्थिति को जरा सा भी छेड़छाड़ कर जाए। ये बात कर रहे हैं आप। समाजवादी पार्टी की बी टीम आपको बनना है, बसपा की आपको बी टीम बनना है, ये आप तय करने वाले हैं। आप बताइए किसकी बी टीम बनने के लिए आप उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं? चलिए मैं इस पर जवाब लूंगी, लेकिन मुझे आज ऐसा लग रहा है राजेश जी आप धमकाने के लहजे में बैठे हुए हैं, ऐसे क्या सूट करता है? धमका नहीं है मैडम, मुझे मेरी बात कहनी दीजिए। अमरनाथ जी एक मिनट, मेरा भी बोलने का मेरा काम है मैं अपनी काउंटर पार्टी को क्वेश्चन प्रोटेक्ट करना, कर रहा हूं, मैं मेरा धमका काम है नहीं एड आपको, ऑन मैं करना, विनम्रतापूर्वक उसको कह आपको रहा हूं। धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए था। ये सूट नहीं करता है बीजेपी को। आ रही हूँ मैं। नहीं सूट करता है। जब एक मिनट राजेश जी आ रहे हैं, सुन लीजिए थोड़ा धैर्य। और जो स्पोक्स पर्सन आते हैं वो धैर्यपूर्वक सुनते हैं। एक मिनट राजेश जी, अभी भी आप उसी लहजे में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा काम डाउन हो जाएंगे, थोड़ा सा पोलाइट। राठी साहब बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा? देखिए, अभी जितने लोग यहाँ बोल रहे थे, चाहे वो राजीव रंजन जी हो या दूसरे प्रवक्ता हो, सबने बता दिया कि मुकाबले में कौन है। तो उस पर ज्यादा चर्चा करना शायद मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं तो ये कहूं कि मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से भी हमारा नहीं है, समाजवादी पार्टी नंबर 1 है। और क्यों है उसके पीछे मैं कुछ तर्क देता हूं। अभी बीजेपी प्रवक्ता ने बोला कि योगी जी यूथ आइकन है, बड़े बड़े विकास कर दिए, और अब साथ में महिलाएं नहीं निकल जाती। इसके तमाम दावे इन लोगों ने किए। अभी अमित शाह जी भी आए थे, जब वो बोल रहे थे इस चीज को, अगले दिन अखबार में आपने पढ़ा होगा कि एक महिला पेड़ गिरता हुआ मिला है और 3 दिन से कहानी को छुपाने में लगा हुआ था। दूरबीन लेकर जिन अपराधियों को आए थे, वही अपराधी जिसने गाड़ी चढ़ाई किसानों के, उसका बराबर में खड़ा था। तो क्या करने? आतंकवादी, खालिस्तानी, देशद्रोही, इसीलिए इनको सत्ता पे बैठाया था। और विकास की जब बात करते हैं, मैं इतने डिबेट पे रहा, मैंने पूछा, अगर मैं सीधा सवाल पूछता हूं कि आप विकास की बात करते हैं, एक थर्मल पावर प्लांट आपने यूपी में लगाया और नाम बताइए। आपने बिजली महंगा कर दिया, थर्मल पावर प्लांट का आप नाम बताइए, नहीं बता पाते। कितनी यूनिट आपने बिजली बढ़ाई? मैं सीधा सवाल करता हूं, आप मुझे गणित बताइए, कितना मेगावाट यूपी में बिजली की जरूरत है, आपने कितनी बढ़ाई? मैं बता सकता हूं, 9,000 उस समय थी, हमने 18,000 की, अब 24,000 की डिमांड है, आप 6,000 मेगावाट बढ़ा दीजिए। थर्मल पावर प्लांट एक नाम आप मुझे बता दीजिए, एक। ये नहीं बता पाते। उसके बाद अपराध की बात करते हैं, जब मैंने इनसे कहा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा है 2020 का, 2020 में पब्लिश हुआ, डेटा है 2019 का। मैंने पूछा डेटा सही है कि फर्जी है? वो तो केंद्र सरकार का है, उसमें उत्तर प्रदेश अपराध में टॉप पे है। चाहे वो दलित समाज में महिलाओं का, मैं पूछता हूं कि डेटा सही है या गलत है, तो उसका जवाब नहीं दे पाते, बात को घुमा जाते हैं। कोई एक ऐसा काम जो इनके मैनिफेस्टो में था उत्तर प्रदेश में, इन्होंने कहा था 10 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाएंगे उत्तर प्रदेश में, एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए। वो तमाम बातें जो योगी जी ने पूरे अपने भाषण में कही, कोई एक काम ऐसा जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। और आज मैं बता दूं, मैं मेरठ में बैठा हूं, आज योगी जी मेरठ में आ रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, उसके बराबर की सड़क में 2-2 फीट के गहरे गड्ढे हैं, 2-2 फीट के।
मेरठ को इन्होंने कहा था रिंग रोड बनाएंगे, नहीं बनाई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क बनाएंगे, नहीं बनाया। हवाई अड्डा बनाएंगे, नहीं बनाया। बताइए मेरठ में इन्होंने कुशीनगर एयरपोर्ट दे दिया, अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर दे दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा है, मेडिकल कॉलेज की सौगात दे दी। तो ये समाजवादी पार्टी को नजर नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में। आ रही हूँ विजय राठी जी, इस पर मैं जवाब लूंगी। एक एक करके जल्दी से सबसे रिएक्शन ले लेते हैं। फैजान साहब, तो तीसरी पार्टी कौन होगी त्रिकोणीय मुकाबले में, बीएसपी या फिर कांग्रेस? देखिए विपनेश जी, अभी आपने माना जी ने कि और आपके पता है उन्होंने बता दिया ये जो डेटा आपसे बैंक के रजिस्ट्री, तो आप उस बहुजन समाज पार्टी उत्तर जो भारतीय को रिप्लेस कर सकती और रिप्लेस ये सत्ता से थी वो विचार लड़ाई है, चाहे समाजवादी पार्टी हो भारतीय जनता पार्टी में दोनों एक ही मानते, वो दोनों पार्टी क्योंकि उनकी कार्य लीजिएगा इसमें तो उन्हें एक दूसरे को आपको दिखेगा, तो साफ दिखता है कानून। फैजान खान साहब, मैं आपकी ऑडियो ठीक कराती हूँ, थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, हम ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, इसको दुरुस्त कराती हूँ फिर मैं आती हूँ। अमरनाथ अग्रवाल जी, मुझे ये बताइए कि ऐसा क्या उत्तर प्रदेश में इस बार कांग्रेस को नजर आ रहा है? प्रियंका गांधी तो पहले भी एक्टिव थी, आपने एसपी के साथ भी गए, 100 सीटें दी, आप 9 सीटें जीत पाए हैं, कई एक्सपेरिमेंट किए हैं, लेकिन आप बढ़ ही नहीं पाए आगे। इस बार क्या होप नजर आ रहा है आपको उत्तर प्रदेश में? निश्चित है, आपने कहा हमने एक्सपेरिमेंट, अब हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, हम खुद लड़ रहे हैं। प्रियंका जी ने कमान संभाल ली है। मैंने आपको पहले बताया, बनारस आपने देखा, गोरखपुर। इसके अलावा आप बताइए 40% महिलाओं को हम टिकट देने जा रहे हैं। इस प्रदेश में महिलाओं को उत्थान की बहुत जरूरत है। इस सरकार ने जितना बीजेपी तो कह रही है आप शून्य से आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, कोई उम्मीद नहीं, कोई होप नहीं उत्तर प्रदेश में। इनको कहने दीजिए, ये गड्ढे देखें। अभी पिछले महीने इनके पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने कहा कि हम प्रदेश को गड्ढा मुक्त करेंगे, नवंबर तक का टाइम दिया था, गड्ढा मुक्त। 5 साल बाद इनको गड्ढों का होश आ रहा। ये खुद अपने सारे 6 जिला अस्पतालों को अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं। ये 9 मेडिकल कॉलेज थे। अरे फर्जी आंकड़े हैं। डिफेंस कॉरिडोर आएगा, 5 साल से आ रहा है, कहाँ कितना पैसा खर्च हो गया इन्वेस्टमेंट समिटों में, इतना करोड़ों सैकड़ों करोड़ आया क्या? कुछ नहीं। अरे बता देना क्या आ रहा है, पुरानी योजना है। अरे जिस तरीके से दिल्ली में सब बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर बेचा जा रहा है, देश में एयरपोर्ट, बंदरगाह। तो ये आरोप तो आप पर भी लग रहे हैं अग्रवाल जी, आप बीजेपी के लिए बोल रहे हैं। तो प्रियंका गांधी ने जो 40% सीट में आरक्षण देने की बात की, स्मार्टफोन देने की बात की है, स्कूटी देने की बात की है, बिजली के बिल आधे करने की बात की है, तो ये चुनावी वादे के तौर पर ही देखा जा रहा है इनको भी। पूरा करते हैं, आप देखिएगा 40% टिकट देंगे। हम आएंगे तो हम महिलाओं को उनकी सुरक्षा के लिए, आज मोबाइल फोन बहुत जरूरी है, स्कूटी उनके आवागमन के लिए बहुत जरूरी है। ये तो समाजवादी पार्टी ने भी बांटे थे, स्मार्ट ठीक है, लैपटॉप बांटे थे उन्होंने छात्राओं को, उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं क्या आप? अपनी प्रतिज्ञा बता रहे हैं। जो जरूरत है जनता की वो प्रियंका जी खुद देख रही हैं, खूब रही हैं, और रोज उत्तर प्रदेश के सैकड़ों लोगों से, चाहे महिला है, उनको रोज मिल रही है, उनकी समस्याओं को समझ रही है। मैनिफेस्टो में हमारी सलमान को पूरे प्रदेश में दौड़ रही है, जनता की समस्याओं को सीधे सुन रही है। हम उनके निराकरण के लिए आए हैं। आज जनता राष्ट्रीय पार्टी को चाहती है और हमें उम्मीद कि जनता हमको ही मौका देने जा रही है। इस तरीके से आप कह रहे हैं कि जनता आपको ही मौका देने जा रही है, वजह भी आप काउंट करा रहे हैं। राजेश जी, अब 2022 में मुकाबला स्ट्रांग भी है, दिलचस्प भी है, ना तो समाजवादी पार्टी पहले जैसी है और ना ही कांग्रेस पहले जैसी है, तो लग रहा है आपको कि इस बार चुनौती बड़ी रहेगी? देखिए, हमारे लिए कोई चुनौती बड़ी नहीं रहेगी। बीजेपी नंबर 1 रहने वाली है। अब ये नंबर 2 और नंबर 3 के लिए लड़ाई कर रहे हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस आई, और सब तो भाई है ये, और ये जनता बखूबी जानती है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे मित्र कह रहे थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभी पूछ रहे थे, मैं इनको बताना चाहता हूँ, ये जब उत्तर प्रदेश से गए थे तब सरकार चलाई, जरा बता दीजिए जनता आपको आप लड़ाई में आप बोलिए मानवर, आपको कैरियर में बैठना है, घाटी की सूट में चढ़ना है, ये करिए। आप मायावती के पैरों में जाएंगे या अखिलेश यादव में जाएंगे, तय करिए।
आपका कोई स्थान नहीं है। आप मुझे मेरी बात कहने दीजिए। आप भ्रष्टाचार की जन्म तो कांग्रेस की है, और जिस प्रियंका वाड्रा को आप लेके आए हो किसानों की जमीन छुड़वा दो। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो रॉबर्ट वाड्रा है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी रॉबर्ट वाड्रा है। प्रियंका वाड्रा ने किसानों की जमीन चोरी की है गुड़गांव के साथ। सरकार किसने बनाई कश्मीर में? आप आतंकवादियों को कौन से किसानों की जमीन वापस नवाज शरीफ की माता जी को मिठाई और साड़ी कौन देके आया था? प्रियंका वाड्रा ने नवाज शरीफ की माता जी को मिठाई और साड़ी कौन देके आया था? कंधार आतंकवादियों को कौन लेके गया था? राहुल गांधी को हराने टीडीपी के साथ सरकार किसने चलाई? उत्तर प्रदेश पर फोकस करते हैं, उत्तर प्रदेश को हराने का काम किया है। आप रायबरेली की हालत देखिए ना, जहाँ से सोनिया गांधी सांसद अपनी हालत देखिए। जनता आज अमेठी को हमने विकास के रास्ते बढ़ाए, हमने विकास किसानों को आतंकवादी कौन बता रहा है? आप 60 साल तक इस देश में राज करते रहे। 60 साल में देश को बर्बाद करने का काम कांग्रेस ने किया है। मुस्लिम तुष्टीकरण की किसानों को गाड़ियों से कौन कुचल रहा है? उनको आतंकवादी कौन बता रहा है? कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हो। आज किसानों को गाड़ियों से कौन कुचल रहा है? मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया है। बिजली की बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। सच बताइए, 800 मेगावाट सच बोलिए। आज 3800 मेगावाट बिजली बनाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। सच बोलिए, आप खरीद रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के शासन में घोटालों की एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी इस परिवार के लिए सत्ता को उत्तर प्रदेश को बर्बाद। ठीक है राजेश जी, अमरनाथ जी आ रही हूँ, आज एक 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 करके बात करेंगे। काफी देर से दर्शक भी आप लोगों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भी समझने की कोशिश कर रही हूँ। ये चीख चिल्लाने में समझ नहीं आ रहा आप लोग क्या कह रहे हैं। विजय राठी जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? योगी जी नंबर 1 है, सही बात है। झूठा प्रचार करने में और रेप कैपिटल बनाने में, साइबर क्राइम में, कस्टोडियल डेथ में दूसरे का काम अपना बताने में नंबर 1 है योगी जी। आज अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है योगी जी के नेतृत्व में। बेरोजगारों को संख्या बढ़ाने में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं तमाम माफिया थर-थर कांपते हैं योगी सरकार में, ये समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं था ऐसा। वही जो संपत्ति भी जब्त की जा रही है और माफियाओं को जेल में भी डाला जा रहा है। बराबर में खड़े थे। मैंने देखिए मैंने 3 सवाल इनसे सीधा सीधा पूछा। क्या एनसीआरबी का डेटा झूठा है? जवाब नहीं देते। क्या डीजल के प्राइसेस का डीरेगुलेशन मोदी जी ने आने के बाद 2014 में किया इसलिए महंगाई बढ़ी? जवाब नहीं देते। हम लोगों ने पूछा मेडिकल कॉलेज आपने मेडिकल कॉलेज बनाया, ऐसा मेडिकल कॉलेज जिसमें डॉक्टर्स भी हो, इक्विपमेंट्स भी हो, एक नाम आप बताइए तो नाम नहीं बताते। 75 जिलों में बिल्डिंग खड़ी कर दी है। कौन से जिले में? अरे नाम बताइए ना, नाम बताइए। हमारे काम कर रहे हैं, आप छोड़ के गए। अरे तुम फर्जी बात करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम यही बोलते थे अभी तक कि अजय के लड़के से गोली नहीं चली। कितने वीडियो तुम्हारे थे? तुम्हारी वीडियो निकाले हम। तुम कहते थे मिश्रा जी के बेटे ने गोली नहीं चलाई। क्या कहते हो? उनकी राइफल से गोली चली। अरे पार्टी का बचाव करो, नैतिकता होनी चाहिए। कौन सा थर्मल पावर प्लांट लगाया आपने? 6 महीने रोजगारों की नौकरी छीनने में नंबर 1 हो तुम। आज भी योगी जी फीता काटने जा रहे हैं कानपुर में। नहीं, 1 मिनट में यहाँ पर 1 मिनट विजय राठी जी और राजेश चौधरी जी, अभी मैंने इसीलिए डिबेट को थोड़ा सा आप लोगों से हटा दिया क्योंकि एक साथ आप बोल रहे हैं और शब्दों का थोड़ा सा मैं चाहती हूं कि आप न्यूज 24 के प्लेटफॉर्म पर हैं, आप अच्छे से भाषा का इस्तेमाल करें, कुछ भी नहीं बोलना। फैजान साहब, आपके पास आ रही हूं, आपकी बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी। मेरा सवाल यह था कि बीएसपी खुद को कहां देख रही है इस वक्त? मानस में आ रही हूं आपके पास। चलिए, अभी कांटेक्ट आपसे नहीं हो पा रहा है फैजान साहब, मैं आ रही हूं। मानस, आप तमाम नेताओं को सुन ही रहे हैं। अभी हालांकि कहना जल्दबाजी है, कौन किस पर भारी है, हमें थोड़ा सा और इंतजार करना होगा क्योंकि अभी तो मुकाबला शुरू होने वाला है। आवाज आ रही है मेरी? देखिए, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, जैसा कि मैं अभी सुन रहा था तमाम प्रवक्ताओं को, कि जिस तरीके के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, तो हमारे सामने का बड़ा ही ताजा और बड़ा ही सशक्त उदाहरण है कि अखिलेश यादव की सरकार जब आई थी, उससे पहले मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और बेरोजगारी भत्ता देने की शुरुआत हुई थी। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है
और खुद उस वक्त मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन बाद में बसपा की सरकार आ गई और उसके बाद जब दोबारा अखिलेश यादव की सरकार, तो उसका जब घोषणा पत्र तैयार हो रहा था उसमें भी तमाम वादे उन्होंने किए थे, लेकिन उन वादों की वजह से नहीं कि हम टैबलेट देंगे, लैपटॉप देंगे और तमाम दूसरी चीजें। वो उस वक्त समीकरण ऐसे बैठे थे और उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी और उसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था कि लोग कह रहे थे कि 5 साल तक सरकार ने कुछ किया नहीं, सिर्फ स्मारक बनाते रहे। तो सरकार आई अखिलेश यादव की, लेकिन अखिलेश यादव ने लैपटॉप भी दिया, टैबलेट की हालांकि बाद में उन्होंने नहीं बांटा। लेकिन जिस वक्त अखिलेश यादव की सरकार जाने वाली थी, चुनावी मोड में आ गए थे, उस वक्त समाजवादी स्मार्टफोन एक योजना लॉन्च की गई थी। उस योजना के तहत चुनाव से ठीक पहले कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के तमाम लोग जिनको फोन चाहिए वो रजिस्ट्रेशन करें। हजारों लाखों की तादाद में रजिस्ट्रेशन किए गए, लेकिन नतीजा क्या हुआ? अखिलेश यादव चुनाव न केवल विधानसभा का हारे बल्कि लोकसभा का भी चुनाव वो हार गए। इस बार फिर से तमाम तरीके के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये समझना होगा कि यहाँ पर जब भी चुनाव होते हैं तो अंतिम जो फैसला होता है वो जाति समीकरणों के आधार पर होता है और इस सच्चाई से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीएसपी हो या बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी हो, आप देखेंगे कि सभी लोग जब अपने प्रत्याशी का चयन करते हैं तो वहां पर सबसे पहले जाति समीकरण देखा जाता है। वहां पर कितना ही कद्दावर नेता वहां पर क्यों ना खड़ा हो किसी भी संसदीय क्षेत्र से, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से, लेकिन अगर जाति समीकरण में वो फिट नहीं बैठता है तो उसको निकाल करके बाहर कर दिया जाता है। तो देखिए अभी तो बहुत वक्त बाकी है, अभी देखा जा रहा, तमाम सियासी दलों की तरफ से प्रलोभन दिए जा रहे, वादे किए जा रहे, वो अपनी जगह रैलियां भी हो रही है, तमाम मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन जब अंतिम दौर आता, जब जैसे जैसे करीब आएगा, आप देखेंगे जब लिस्ट फाइनल होने लगेगी, तो जब लिस्ट आएगी तो देखेंगे उसमें तमाम जातियों को किस तरीके से एडजस्ट करना है, किस क्षेत्र में कौन किसका बाहुल्य क्षेत्र है, कौन सी जातियां किस इलाके में सबसे ज्यादा है, उनके साथ कॉम्बिनेशन क्या बैठेगा, ये तमाम चीजें अभी तय होनी बाकी। इसीलिए देखिए लोग एक दूसरे का इंतजार करते हैं कि पहले कोई पार्टी लिस्ट जारी करे फिर हम जारी करेंगे। यहाँ पर मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि देखिए इस बार आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में मैदान में है और ओवैसी भी लगातार दौरे कर रहे हैं। राजभर का अपना एक अलग समीकरण है जो अब समाजवादी पार्टी के साथ है। तो छोटी छोटी जातियों के साथ जिस तरीके से आप उत्तर प्रदेश में देख रहे, चाहे वो निषाद समुदाय के लोग हो, राजभर समुदाय के लोग हो या पिछले वर्ग में भी तमाम छोटी छोटी जातियां हैं उनके लोग हो, तो उनको उनके समीकरण सेट करने की कोशिश की जा रही है। और तमाम सियासी दलों में जो आप देख रहे, जो वादे किए जा रहे हैं, जो प्रलोभन दिए जा रहे हैं, वो अपनी जगह, लेकिन भीतर खाने में आप देखेंगे तो सभी सियासी दलों में जो बैठकें होती है उसमें सियासी समीकरणों को साधने की, कौन सा कॉम्बिनेशन किस जिले में बैठाना है, किस निर्वाचन क्षेत्र में बैठाना है, इसी पर पूरी चर्चा हुई और इसी में जो बाजी मारने जाएगा, जिसका समीकरण सेट बैठेगा, उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर सीटें भी उसकी ज्यादा होंगी। आप सही कह रहे हैं मानस। 1989 के बाद से देखें तो भले ही कितने भी वादे किए गए हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण जिनके स्ट्रांग रहे हैं वो जीता है हर बार। तो अमरनाथ अग्रवाल जी, प्रलोभन काम नहीं आएगा उत्तर प्रदेश में। जनता वहां की अब समझ चुकी है, जो सच में उत्तर प्रदेश का भला चाहता है, जिसने काम किया है, उसकी झोली में जाएंगे वोट। देखिए निश्चित है प्रलोभन नहीं काम आएगा। हम सरकार बनाएंगे और सरकार बनाकर ये काम करेंगे। हम आज इस उम्मीद में हैं, आज जनता की जरूरतों को देख रहे हैं। आप जैसे राजेश सरकार बनाने की बात तो आपने दिल्ली में भी की थी। दिल्ली में तो आप 20 साल से ज्यादा राज किया था। हाँ, तो हम राजनीतिक, बिहार में भी आपने बात की थी। जनता जब, मैंने यही कहा कि जनता अब ठगा हुआ महसूस कर रही थी, अब बदलाव चाह रही है जनता। आज प्रियंका जी को इतना ज्यादा समर्थन मिल रहा है। राजेश चौधरी जी से जरा पूछिए कितना सरकार बनाने के लिए लालायित है। क्या संजय निषाद के साथ रहेंगे? कितना अमानवीय बयान दिया है संजय निषाद ने भगवान राम के लिए, और उसके सिर्फ सत्ता के लालच में उसके साथ जुड़े हैं। अभी कोई और कह देता तो ये पूरे देश में बवाल मचा देते। क्या उस बयान के साथ है? जनता ये सब देख रही है। अब इनके ये झूठ की कलाई भी खुल चुकी है। जिस तरीके से अयोध्या में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदी जा रही, जनता इनके सारे क्रियाकलाप कर्मों को देख रही है, कुकर्मों को देख रही है। ये संजय चौधरी, बता दें संजय निषाद के बयान से राजेश जी सहमत हैं? क्यों नहीं उनसे किनारा करते हैं? क्यों नहीं अपना गठबंधन उनसे तोड़ते हैं? आज इनकी यह हैसियत हो चुकी है, ये भगवान को भी ललकारने लगे हैं। दिलीप घोष बताते हैं भगवान नहीं है राम, महामानव है। महेश शर्मा पार्लियामेंट में कहते हैं सीता जी काल्पनिक कैरेक्टर थी। सांस्कृतिक कार्य मंत्री, किसको छोड़ा है? जनता इन बातों को भी समझ रही है। इसीलिए हम उम्मीद में है कि आज ये अपने कर्मों से जाएंगे। इन्होंने ये नहीं बताया, आराध्य है, हमारे भगवान है, हमारे लिए आराध्य है। तो संजय निषाद को हटाओ बाहर। एक मिनट एक एक करके अमरनाथ अग्रवाल जी, एक मिनट। अब राजेश जी आप जवाब दीजिए। आप डिस्टर्ब करोगे तो मैं चुप हो जाऊंगा क्या? राजेश जी अब बोलिए, जवाब दीजिए। संजय निषाद को हटाओ भाई।
मैंने 3 सवाल आपसे किए। राजेश जी 1 मिनट, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके। राजेश जी आप बोलिए, राठी जी मैं आ रही हूँ आपके पास। 5 सेकंड सिर्फ मुझे दीजिए, 5 सेकंड। बोलिए बोलिए राजेश जी, मैं आऊँ उससे पहले राठी जी को सुन लेते हैं, बोलिए। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आपके करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी जब बिजली की यूनिट बढ़ाने की एक थर्मल पावर प्लांट जिसमें इन्होंने कैपेसिटी बढ़ाई है, उसका नाम टीवी पे आप बुलवा दीजिए, और एक हाईवे जिसपे इन्होंने बनाया और गाड़ियां दौड़ रही हो, उस पे टोल बूथ लग चुके हैं, वो बता दीजिए, और एक हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज जिसमें डॉक्टर्स इक्विपमेंट्स आ गए हो, सिर्फ एक नाम, मैं 2 नहीं पूछ रहा हूँ। और इनके घोषणा पत्र की ही जो 10 यूनिवर्सिटी थी उसमें एक यूनिवर्सिटी जो चल पड़ी हो, एक यूनिवर्सिटी आप बताइए मुझे। 500 करोड़ का ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की छात्रवृत्ति बनाना चाहते थे दलित छात्रों के लिए, इन्होंने शुल्क प्रतिपूर्ति भी छीन लिया, पीएड में उनका एडमिशन नहीं होता, 0% पे उन्हें फीस देना पड़ता है पहले, और बाद में वो स्कॉलरशिप आती नहीं आती। 5 सेकंड से ज्यादा वक्त हो गया, मैं जवाब ले लेती हूँ, रोज पूछते हैं इस चीज, मैं जवाब ले लेती हूँ। राजेश चौधरी जी, मैं चाहती हूँ कि अमरनाथ अग्रवाल और राठी जी दोनों के सवालों का जवाब आप दीजिए। देखिए, राठी जी पूछ रहे हैं मेडिकल कॉलेज की बात। 59 मेडिकल कॉलेज आज यहाँ चालू है उत्तर प्रदेश के अंदर, और पूरा सुविधा के तहत। बात कर रहे थे बिजली की, मैंने पहले भी कहा, आप जब गए थे 900 मेगावाट बिजली बनती थी मित्र विजय जी, आप सुनिए ना, आज 3800 मेगावाट बिजली हम बना रहे हैं। तो एक तो बनाए हमने, 59 बताएंगे ना, जब बनाया है तो पूरी बात सुनिए, मैंने आपको धैर्यपूर्वक सुनाना। विजय राठी जी अब 1 मिनट, मैंने इसीलिए टोका था पिछली बार भी, अब एक एक करके बात करेंगे, तो रुकिए उनको जवाब देने दीजिए, फिर मैं आती हूँ। मुझे भी बोलने का अधिकार, मुझे विजय राठी जी 1 मिनट, एक साथ नहीं, रुक जाइए। हमने सुपर स्पेशलिटी मेडिकल ब्लॉक बनाने का काम किया है हमने, देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक बनाने का काम किया है हमने 5 काम आपको बता दिए। और सुनिए, सबसे बड़ा काम किया है अखिलेश यादव को बेरोजगार करने का काम किया है हमने। आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सही की है हमने। बिजली घर कहाँ बना, बिजली घर कहाँ बना है, और आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री देश को सौंपने जा रहे हैं। आपने आगरा एक्सप्रेसवे को अधूरा छोड़ करके चले गए थे, आगरा एक्सप्रेसवे को अधूरा छोड़ करके आप चले गए थे, आपने पूरा नहीं बनाया था वो। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। आज हर गाँव में सड़क, आज हर गाँव में बिजली पहुँचाने का काम हमने किया है। हर गांव में अलग फीडर, गांव का फीडर अलग, ट्यूबवेल का फीडर अलग, इंडस्ट्रीज का फीडर अलग, ये काम हमने किया है। आज हर विद्यालय का कायाकल्प करने का काम हमने किया है, राम मंदिर बनाने का काम हमने किया है। ऐसे अनेक मैं काम बता सकता हूँ आपको, आप सुनते रहिए धैर्यपूर्वक। एक बिजली घर बता दीजिए, सिर्फ एक। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हम बना रहे हैं, विंध्याचल कॉरिडोर हम बना रहे हैं, चारधाम रेल रोड और हवाई कनेक्टिविटी से हम जोड़ रहे हैं। 370 पेटी से हमने लाया, सीए हम लाए, 4 वर्षों में यूपी में रक्षाबंधन पर फ्री में बसें हम चलवा रहे हैं। श्रद्धालुओं पर हम गोली चलवाते थे, राम भक्तों पर हम हेलीकॉप्टर से बरसात करने का काम। ठीक है, 1 मिनट राजेश जी, विजय जी आ रही हूँ। राम मंदिर बनवा, आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, दोनों एक साथ बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। 1 मिनट, फिर से वही हो रहा है डिबेट में। फैजान खान, आपको आवाज आ रही है क्या? फैजान जी, मैं ये कह रही हूँ कि बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसके आगे बीएसपी क्या करेगी? अब तो राम मंदिर का मुद्दा भी है, मंदिर वहां पर बन रहा है, और तमाम अन्य वादे योगी सरकार की तरफ से। क्या काट है, क्या तोड़ है इसका बीएसपी के पास? विपिनेश जी, ये तो राम मंदिर आस्था का विषय है, ये तो हिंदू मुस्लिम है, इसमें भारतीय जनता पार्टी और विजय राठी का चुनाव लड़े तो जाते हम उत्तर प्रदेश की जनता के चुनाव लड़ेंगे और उनके हित के लिए बात करेंगे, और जनहित के जितने मुद्दे उठाएंगे। लगातार आपने बहुजन समाज पार्टी के हिसाब से भी आपके पे खुद चल रहा है। 2019 के लोकसभा नहीं, आज फैजान खान जी, आपकी आज ऑडियो में बहुत दिक्कत है, मैं अभी भी ठीक से नहीं सुन पा रही हूँ, कोई नेटवर्क इश्यू है लगता है आपके साथ। राठी जी, मैंने सवाल ये पूछा था, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। सामने अब कांग्रेस है, आपको डेंट करेगी, क्या करेंगे? क्योंकि जितनी एक्टिव प्रियंका गांधी हैं मुद्दों को लेकर, उतने अखिलेश यादव नजर नहीं आए। वो हाथरस भी गई, लड़ी भिड़ी पुलिस से, लखीमपुर खीरी भी पहुंची, आगरा भी पहुंची, और अभी भी देखिए
मजबूत हो रही है प्रियंका गांधी, कांग्रेस नहीं, मजबूत देखिए- हो रही देखिए है। वो मेहनत कर रही हैं, इसके लिए उनको बधाई। लोकतंत्र में सबको मेहनत करने का होता है, करनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ एक एक कार्यकर्ता अखिलेश है, मैं भी अखिलेश ये कह करके एक एक नौजवान बुजुर्ग सब लोग मेहनत कर रहे हैं। और आप भी इस चीज को जानती हैं कि सरकार बनाने कौन जा रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ना ये बात किसी से छुपी है। सवाल हमारा जो बात करनी है, हमें सवाल पूछना है, वो सत्ता पक्ष से है। नहीं, मैं नहीं सवाल जानती मेरा अभी फिर सरकार यही है। कौन बनाने जा रहा है, ये तो तय उत्तर प्रदेश की सवाल- जनता करेगी। सवाल नहीं, जनता जानती है, जो सबको पता है कि जिसने काम किया, जिसने अपना घोषणा पत्र पूरा किया था, 18 लाख लैपटॉप की बात की तो बांट के दिखाए। अगर 55 लाख पेंशन लोक की बात लुभावन की तो बातों वो भी से दे काम करके नहीं दिखाई। चला। वो मानस लेकिन- को आपने सुना, मेरे नहीं, सहयोगी। इस बात- ठीक है, एक बार आपको इस बार फायदा हुआ, जनता दूसरी समझ बार चुकी आपने है। वही ट्रिक चली, वो सवाल काम नहीं आई और सत्ता से देखिए, बाहर हो देखिए, गया। दो सेकंड मुझे, सिर्फ दो सेकंड। सवाल मेरा फिर यही है बीजेपी के प्रवक्ता से कि ओबरा, अनपरा, हरदुआगंज, परीक्षा, मेजा, ये नाम सुने होंगे। ये थर्मल पावर प्लांट के नाम आपने सुने भी नहीं होंगे। आप एक थर्मल पावर प्लांट बनाइए जिसमें आपने बिजली की यूनिट कितने मेगावाट में। फिर मेरा सवाल वही है, ये जवाब बताइए, एनसीआरबी का डेटा झूठा है कि सच है कि 4 घंटे बिजली आती थी आपके राज्य में। 4 घंटे बिजली आती थी, आज 24 घंटे। अरे बिजली घर कौन सा लगाया? बिजली क्या बीजेपी के ऑफिस में बन रही है? अरे बिजली तुम कहाँ से लाए हो बिजली? चलिए राजेश जी, अमरनाथ जी, राठी जी और फैजान साहब, वक्त की कमी है, चर्चा को मुझे यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर और हमले तो चलते रहेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो फाइट है 2022 को लेकर, वो बेहद दिलचस्प और मजबूत भी होती चली जा रही है। हमारी नजर रहेगी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।